तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, यानी अगला जो 1-1.5 घंटा है इस पर डिस्कस करना है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बॉन्ड्स की प्राइसिंग होती है वो कैसे होती है। ओके, अब तक इंटरमीडिएट या फाउंडेशन में आपको एक अमाउंट दिया रहता था, काम ख़त्म। अब आपको उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखना है। और ये प्रैक्टिकली सारा कुछ जो भी आप पढ़ने वाले ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली जो हम सीख रहे हैं वैसे ही होता है। एक स्टूडेंट की क्वेरी है, ऑल बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट आर सिक्योर्ड। यस, ऑल बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज आर सिक्योर्ड। तो पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ बता दूं, जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको निकालना है उसके लिए बॉन्ड से कैश फ्लो क्या जनरेट हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बॉन्ड से दो ही कैश फ्लो जनरेट हो सकते हैं, एक तो होता है कूपन। अगर कूपन पेइंग बॉन्ड है तो हर साल आपको क्या मिलेगा, कूपन। 5 साल का बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है, पहले वो चेक कर लो। और उसके बाद रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा। अगर कूपन बॉन्ड है तो रिडम्पशन वैल्यू लास्ट में मिलेगा। सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड है तो इंस्टॉलमेंट में भी प्रिंसिपल अमाउंट रिडीम हो सकता है। जीरो कूपन बॉन्ड है तो बीच में कूपन मिलेगा ही नहीं, डायरेक्टली रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा। परपेचुअल बॉन्ड है तो सिर्फ कूपन मिलेगा, रिडम्पशन वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपको बॉन्ड का पहले कैश फ्लो आइडेंटिफाई करना है। आपको सोचना है कि मैं इन्वेस्टर हूं, अगर मैं इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कैश फ्लो मिलेगा, जो कि ऑलरेडी अग्रीड होता है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। अब आपको उसकी वैल्यू कब निकालनी है, यहाँ पर जिस दिन आप उस बॉन्ड को बाई करने जा रहे हो, तो आपके हिसाब से आप इस बॉन्ड के लिए कितना अमाउंट पे करने को तैयार हैं। तो जो भी फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट होगा, क्योंकि अमाउंट तो आपको कब पे करना है, आज। आपको कैश फ्लो कब मिलने वाला है, फ्यूचर में। तो आप कितना अमाउंट पे करोगे, सिंपल टोटल करोगे या उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे? टोटल करेंगे या प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे? सीधी बात है ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि मैं तो अमाउंट आज इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे कैश फ्लो फ्यूचर में मिल रहे वाला है, तो उसको मैं डिस्काउंट करके यहां तक लेकर आना है सारे कैश फ्लोज को। अब अगला क्वेश्चन है, डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करेंगे? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? कूपन रेट इज नॉट रिक्वायर्ड। कूपन रेट भी हो सकता है, कूपन रेट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इन्वेस्टर कैसे सोचता है कि मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होनी चाहिए? वो देखता है कि मार्केट में जो दूसरे बॉन्ड्स हैं, सिमिलर बॉन्ड्स, सिमिलर रिस्क, उस पर क्या रिटर्न मिल रहा है, तो ही विल टेक दैट। और अब बिल्कुल सिमिलर बॉन्ड नहीं मिल रहा है उसका, सपोज ये एक बॉन्ड इशू किया है टाटा कैपिटल लिमिटेड ने, और मुझे मार्केट में जो सब्सटीट्यूट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो मैं क्या करूँगा, गवर्नमेंट बॉन्ड का रिक्वायर्ड रिटर्न लूँगा। और इसमें तो रिस्क है, तो जितना रिस्क ज़्यादा होगा मैं उतना उसमें रिस्क प्रीमियम ऐड करूँगा, तो दैट विल गिव मी माई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दिस बॉन्ड। तो जैसे जैसे रिस्क ज़्यादा होगा रिक्वायर्ड रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। इज इट राइट? बीकॉम की रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा है कि सीए की रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा है? तुमको भी 5 लाख की सैलरी, इसको भी 5 लाख की सैलरी, क्या करोगे तुम? फिर बीकॉम करके ही खुश हैं हम, फिर क्यों हम इतनी मगजमारी कर रहे हैं? क्यों अपने जीवन को, जीवन की जो मेन प्राइम टाइम है उसको हम दांव पे लगा रहे हैं कि नहीं? 3-4 साल अगर कहीं काम कर लेते तो कितना पैसा कमाते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको एक कूपन बॉन्ड का आज प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। आपको बुक में सिर्फ लास्ट कॉलम भरना है, ठीक है? पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड हो उसके लिए बेसिक लॉजिक सेम है। द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। तो आपको कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करने हैं, आपको रिक्वायर्ड रिटर्न आइडेंटिफाई करना है और डिस्काउंट करनी है। सो सिंपल। बेसिक मैथ्स की क्लास में भी आपने इतना तो कैलकुलेशन सीखा ही है, बस उसको यूज़ करेंगे अभी। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बॉन्ड है उसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है, दिख रहा है आपको? उस पर कूपन रेट 9% है, मतलब
कंपनी 9% ऑफ 1000 हर साल पे करेगी। ये है कूपन बॉन्ड का क्वेश्चन। ईयर्स टू मैच्योरिटी 5 ईयर्स है, 5 साल बाद मैच्योर होगा। और यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10%। इन्वेस्टर चाहता है कि उसको 10% रेट ऑफ रिटर्न अर्न हो इस बॉन्ड से, और उसकी रिडम्पशन वैल्यू भी दी हुई है 1000 रुपीज़ एट पार। तो सारा डेटा, यूजुअली कूपन बॉन्ड में हमें ये डेटा लगता है। अगर ये 5 वेरिएबल मेरे पास है तो मैं कूपन रेट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। अब ये देखना है क्वेश्चन में ये कूपन पेमेंट एनुअल है या सेमी एनुअल है। क्या देख के लग रहा है, एनुअल है या सेमी एनुअल है? कुछ नहीं दिया हुआ है, तो एनुअल अज्यूम करेंगे। तो एक टेबल ड्रॉ करेंगे जो आपकी बुक में ऑलरेडी किया हुआ है। जिनके पास बुक नहीं है नोटबुक में लिख लेना, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंट रेट। अब यहाँ पर डिस्काउंट रेट आपको 10 लेना है या 9 लेना है? रिक्वायर्ड रिटर्न लेना है, ठीक है, 10%। और ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यानी आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। लास्ट कॉलम में लिखना है पीवी ऑफ कैश फ्लो, राइट। कितने साल का ये क्वेश्चन है? 5 साल का है। तो फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4 5। मेन ये कॉलम आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मुझे क्या लिखना है। तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा कितना कैश फ्लो मिलेगा फर्स्ट ईयर में? बोलो, फर्स्ट ईयर में 9% ऑफ 1000 मिलेगा, 90 रुपये। 90 लिखो वहाँ पे 90, या नोटबुक में लिख लो अगर बुक नहीं है तो 90 फिर 90 फिर 90, 4 बार आपको 90 मिल जाएगा। लास्ट में कितना मिलेगा? 90 तो मिलेगा ही, 1000 रुपये और मिलेंगे, तो वहाँ पर 1090 मिलेगा। अब आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर वहाँ पे लिखना है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हम कैसे लिखते हैं? अपने कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू प्रेस करना है। तो ये आपको पॉइंट करीब 9090 या 9091 4 डिजिट में लिख सकते हैं। फिर से इक्वल टू प्रेस करो, 0.8264, फिर से इक्वल टू प्रेस करो, 0.7513, फिर से इक्वल टू प्रेस करेंगे, 0.6830, एक बार और 0.6209। ये मेरा कैश फ्लो हो गया, ये मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। अब बस आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल यहाँ पे करना है। इस टोटल को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। इतना अमाउंट इन्वेस्टर पे करने के लिए तैयार है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे टोटल बताएंगे। मल्टीप्लाई करना है और उसका टोटल लेना है। लास्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करके टोटल लेना है। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, जो लोग घर से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी ट्राई करेंगे। आप खुद से करेंगे तो ही सीख पाएंगे। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आराम से करो। हो जाए तो बता देना। हो गया? ओके, अब आंसर मेरे साथ चेक करना आप। फर्स्ट ईयर का 81.81 आ रहा है, 74.38 आ रहा है, 67.62 आ रहा है, 61.47। अगर एक डिजिट लास्ट में डिफरेंट है तो कोई बात नहीं। 676.78 आ रहा है। टोटल चेक करना 962.06। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इंट्रिंसिक वैल्यू। ये अमाउंट का सिग्निफिकेंस क्या है कि इस इन्वेस्टर को अगर 10% रिटर्न चाहिए तो आप 962.06 पे परचेज करेंगे, तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा? 10%, क्योंकि उसने 10% से फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट किया है। तो ये इन्वेस्टर, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट द इन्वेस्टर शुड पे फॉर दिस बॉन्ड। मैक्सिमम कितना हम पे करेंगे? ये अमाउंट 962.06। और अगर मार्केट में कोई व्यक्ति आपको ये बॉन्ड सपोज 960 में देने को तैयार है, तो क्या बाय करेंगे?
यस, क्योंकि आपको सस्ता मिल रहा है। आप तो कितना पे करने को तैयार है, 962.06। कोई महान व्यक्ति आपको 960 में ही बेच रहा है, तुरंत लपक लेना है। इज इट राइट? देर नहीं करना, क्योंकि देर करते समय बढ़ जाएगा उसका भाव। लेकिन कोई अगर 970 में आपको बेचने के लिए तैयार है तो आप बोलो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि 970 पे अगर मैं खरीदता हूं तो मुझे 10% रिटर्न नहीं मिलेगा। तो सस्ता खरीदना है। सस्ता कब पता चलेगा सस्ता है? मार्केट प्राइस अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो सस्ता है, और अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो महंगा है। सस्ता खरीदना और महंगा बेचना है। ठीक है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आना, क्वेश्चन 1 दिखेगा आपको। क्वेश्चन 1 दिखा आपको नेक्स्ट पेज पे, पैराग्राफ 8, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, ऊपर में ही है, दिखा? तो अभी आपको नोटबुक में लिखना है, कंसीडर अ बॉन्ड ऑफ XYZ लिमिटेड विद द फॉलोइंग फीचर्स। पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, कूपन रेट 12% है, और नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स। उसके बाद लिखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहला है 12, कूपन भी 12, रिक्वायर्ड रिटर्न भी 12। दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, रिक्वायर्ड रिटर्न को बढ़ा दिया है, और तीसरे क्वेश्चन मैंने क्या किया है, रिक्वायर्ड रिटर्न को घटा दिया है। तो आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर रिक्वायर्ड रिटर्न कूपन रेट से ज़्यादा है तो क्या इफेक्ट आएगा, और अगर रिक्वायर्ड रिटर्न कूपन रेट से कम है तो क्या इफेक्ट आएगा। इज इट राइट? तो एक एक करके सॉल्व करना है। अब एक और चीज़ बताना कि इसमें रिडम्पशन वैल्यू क्या दी गई है। कहीं रिडम्पशन वैल्यू नहीं दी हुई है तो क्या अज्यूम करेंगे, एट पार 100 रुपीज़। अगर दिया होगा तो उसको लेना है, अदरवाइज ये 100 रुपीज़ रिडम्पशन वैल्यू है। आपकी नोटबुक में लिखना है केस 1। केस 1 मैं आपको प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा। एग्ज़ाम में जो प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूं आप वैसे का वैसा जाकर कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इज इट राइट? लिखो केस 1, व्हेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। व्हेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। अच्छे प्रेजेंटेशन से फुल मार्क्स मिलते हैं। 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, ईयर, कैश फ्लो, सभी के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12%, एंड लास्ट कॉलम प्रेजेंट वैल्यू। तो हम यूजुअली ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे जब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना होगा तो। इज इट राइट? सिंपल है। तो आप 2 तरह से प्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर को। जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा था, लेकिन आपको पता है कि 1 2 3 4 5 में एक फिक्स्ड कूपन अमाउंट कंपनी पे करेगी, तो इसमें आपका काम जल्दी हो जाएगा। 1-5 में कूपन लिखेंगे और 5th ईयर में रिडम्पशन वैल्यू लिखेंगे। तो 1-5 लिखना, कूपन अमाउंट, कूपन कितना मिलेगा जरा बताना। 100 रुपया फेस वैल्यू, 12% कूपन रेट है, तो कूपन कितना मिलेगा, 12 रुपये, और 5वें साल में आपको एक 100 रुपीज़ और मिलेंगे। 5th ईयर में एक 100 रुपीज़ और मिलेगा। ठीक है ना? अब आपको फैक्टर कैसे निकालना है पता है या बता दिया जाए? 1 से 5 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2 टाइप के कैलकुलेटर है, एक जिसमें जीटी फंक्शन होगा और एक जिसमें जीटी फंक्शन नहीं है। तो पहले बताओ किसके किसके कैलकुलेटर में जीटी फंक्शन है? जीटी है, तो जीटी फंक्शन में काम जल्दी होगा। 1 डिवाइड बाई 1.12 और ऐसे 5 बार इक्वल टू प्रेस करो और जीटी प्रेस करो, तो ऑटोमेटिकली सारे फैक्टर्स 1 से 5 के ऐड हो गए। 3.6047 आ रहा है क्या? ठीक है। और अगर मान लो आपके पास ये कैलकुलेटर में जीटी फंक्शन नहीं है, तो 1 डिवाइड बाई 1.12 करना है
ट्राई करो वापस एक बार, इक्वल टू मेमोरी प्लस, 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 और फिर MRC मेमोरी रिकॉल प्रेस करेंगे, देखना कितना आया, सेम आएगा। तो GT में आपको क्या है, बार बार ये मेमोरी प्लस फंक्शन प्रेस नहीं करना है, ठीक है। फिफ्थ ईयर का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.12, 5 बार इक्वल टू प्रेस कर दो, और एक फैक्टर अभी जो दिख रहा लिख दो यहाँ पे, कितना दिख रहा है, 0.5674 दिख रहा होगा। बस मेरा काम खत्म, मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे। प्रणव कुलकर्णी ने भी सही जवाब दिया है, घर बैठे बैठे भी सही जवाब लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आजकल बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो घर बैठ के भी पढ़ाई करते हैं। जरा टोटल बताना कितना आ रहा है, उसको 100 कर दो। तो एक चीज आप नोट करेंगे यहाँ पे कि अगर कूपन रेट 12 है, 12%, और रिक्वायर्ड रिटर्न भी 12% है, और रिडम्पशन इज एट पार, रिडम्पशन इज एट पार, तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा इज इक्वल टू फेस वैल्यू इज इक्वल टू, तो मैं आपको नोट लिखवाऊंगा बाद में, अभी आप मत लिखना। अगर आपका कूपन रेट और डिस्काउंट रेट सेम है और रिडम्पशन इज एट पार, ऑलवेज फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। वो मैं नोट आपको बाद में एक साथ लिखवाऊंगा जब तीनों केस हो जाएंगे। अभी अच्छे बच्चे क्या लिखेंगे, केस 2, केस 2 एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करना है तो पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट वार्म अप क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन उसके नीचे वो एग्जाम वाला क्वेश्चन है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फिर से सेम फॉर्मेट ड्रॉ करना, सिर्फ ये जो कूपन डिस्काउंट रेट है यहाँ पे वो 12 की जगह 14 लिखना। यस एवरीबॉडी, ईयर वही लिखना है, कैश फ्लो वही लिखना है, फैक्टर चेंज होगा। कौन फैक्टर बताएगा, देखते हैं पहले, पहले फैक्टर कौन बताएगा। हाँ बोलो, फैक्टर बोलो। 3.4331 आ रहा है। फिफ्थ ईयर का फैक्टर बताओ। 0.5194 मल्टीप्लाई करके ऐड करना। इस बार आंसर 100 रुपये नहीं आएगा, 100 से कम आएगा। अगर डिस्काउंट रेट ज़्यादा है तो प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, 93.137 या 136 भी लिख दो, कोई बात नहीं। प्रणव इज राइट, डिस्काउंट रेट आपने सही बताया, टोटल भी बता देते तो अच्छा रहता। तो यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आपका डिस्काउंट रेट ज़्यादा है कूपन रेट से तो प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी। अब आप चाहते हैं 14% है, कंपनी दे रही है 12%, तो उसके लिए कहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, बॉन्ड की प्राइस में एडजस्ट करना होगा। इज इट राइट, ये अगर कम पे खरीदेंगे तो ही आपका 14% रिटर्न बन पाएगा। तो जो भी बॉन्ड में रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा हो कूपन रेट से और रिडम्पशन इज एट पार, 100% क्वेश्चंस में आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा वो फेस वैल्यू से कम आना चाहिए। ये एक दिमाग में याद रखना है। अगर ये 100 रुपये से ज़्यादा आंसर आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। चलिए अभी आप लिखना केस नंबर 3, केस 3 लिखना। व्हेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कैलकुलेटर लाना है, पेंसिल लाना है, स्केल लाना है, अच्छे से लिखना है, बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट ये जो बुक है वो आप कर लिया तो बहुत है, दिस इज मिनिमम। हाँ जी, सॉल्व करेंगे, कैश फ्लो वही है, फैक्टर बताना।
फैक्टर बताना 3.7908। ठीक है, लास्ट डिजिट का अगर डिफरेंस है तो कोई बात नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट फैक्टर बताना, नेक्स्ट फैक्टर बताना 0.6209। अभी मल्टीप्लाई करके ऐड करना। वन 107.5758 इज ओके। डेसिमल के बाद मामूली डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आया क्या आंसर? अब यहाँ पर क्या आपने ऑब्जर्व किया है, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कूपन रेट से कम है, रिडम्पशन इज एट पार, तो आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इट इज़ मोर देन द फेस वैल्यू, क्योंकि आपको कम रिटर्न चाहिए, कंपनी ज़्यादा दे रही है तो आप ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं। चाहिए 10, कंपनी मुझे 12% दे रही है, तो आई कैन पे मोर देन द फेस वैल्यू। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, आपको 3 नोट लिखवाऊंगा, 4 नोट लिखो। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखना। फर्स्ट लिखना, व्हेन रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू कूपन रेट, and the bond is redeemed at par, and the bond is redeemed at par, present value of the bond is equal to face value, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू फेस वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू भी लिख सकते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू भी लिख सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू फेस वैल्यू, राइट। ये हमारा पहला जो केस था ना, ये उसका ऑब्जर्वेशन है। फिर सेकेंड पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट समझ में आ गया, सेकेंड पॉइंट लिखना, व्हेन रिक्वायर्ड रिटर्न is greater than coupon rate, and the bond is redeemed at par, and the bond is redeemed at par, present value of the bond is less than face value, present value of the bond is less than face value। ये जो हमारा केस 2 था ना, उसको देखो आप, रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा है, कूपन रेट कम है, तो आप कम पैसे देने को तैयार होंगे। तो कंपनी को क्या करना, अगर कंपनी ऐसे बॉन्ड इशू करती है तो कंपनी को डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू करना पड़ेगा। और तीसरा केस जो हमने सॉल्व किया उसका नोट लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3, व्हेन रिक्वायर्ड रिटर्न इज लेस देन कूपन रेट। नोटबुक में लिखते रहेंगे, जो स्टूडेंट्स घर से पढ़ाई कर रहे हैं नोटबुक में भी लिखते रहना है, ये आगे बहुत काम की डिस्कशन है। एंड द बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार, एंड द बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार, present value of the bond is more than face value, present value of the bond is more than face value। कंपनी आपको ज़्यादा कूपन दे रही है तो पैसे भी ज़्यादा वसूलेगी आपसे, तो ऐसे बॉन्ड को आप प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा कूपन दे रहे हो तो आप उसको प्रीमियम पे इशू कर सकते हो, इन्वेस्टर भी प्रीमियम पे खुशी खुशी खरीदने को तैयार हो जाएगा। और एक लास्ट नोट लिखना, पॉइंट 4, रिक्वायर्ड रेट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आर इनवर्सली रिलेटेड। रिक्वायर्ड रेट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आर इनवर्सली रिलेटेड। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब क्या है,
कि अगर रिक्वायर्ड रिटर्न बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कम होगी। आप चाहिए तो आप चेक कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मत लिखना, जब हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न 12% था तो प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये आया था, फिर बाद में हमने इसको जैसे ही बढ़ाया 14 किया, कितना था आंसर? 9013। फिर जैसे मैंने इसको कम किया 107 रुपया समथिंग आ गया। तो जैसे जैसे आपका ये रिक्वायर्ड रिटर्न बढ़ेगा इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी। सिंपल इसके पीछे लॉजिक क्या है? डिस्काउंट रेट का लॉजिक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉजिक है। हायर डिस्काउंट रेट यूज करने पे प्रेजेंट वैल्यू कम होता जाता है। हायर डिस्काउंट रेट, जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ता है प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? कम होता जाएगा। अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए। डायग्राम का हेडिंग लिखना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड कर लो ड्रॉ। ये एक्स एक्सिस में आपको लिखना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, स्केल लेकर आना है। इस चैप्टर में कई जगह पे डायग्राम भी आएंगे। और यहां लिखना प्राइस, वाई एक्सिस में लिखना है प्राइस। स्केल, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर, पेन, अच्छी नोटबुक सब चाहिए। तो आपने ये डायग्राम को जब ड्रॉ करोगे ना तो एक कर्व बनाना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करना है। दिस रिलेशनशिप इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, कर्वी लीनियर है। कर्वी लीनियर का मतलब है कि अगर ये 1% से बढ़ेगा तो ये एक पर्टिकुलर परसेंटेज से घटेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इज इट राइट? क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट रहता तो स्ट्रेट लाइन बन जाता वो, लेकिन जब हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप यूज करते हो, तो इसलिए ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्ट। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसको लिखना है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 बार मुझे याद है आ चुका है सेम क्वेश्चन। सेम मैं जब बोलता हूं उसका मतलब है कि फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन 100% सेम रहता है, सिर्फ उसमें फिगर्स अंदर में बदल जाते हैं। 8 मार्क का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। पहले एक बार अपने से पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा ये चेक करने के लिए कि क्या आपने ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ा या नहीं। आराम से एक एक लाइन को धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक एक लाइन आराम से धीरे धीरे पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पढ़ूंगा। सबने पढ़ लिया? क्वेश्चन पढ़ना भी एक कला है, उसको ठीक से पढ़ा तो आपका आधा जर्नी तो वहीं पे हो गया। इजी लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है? मीडियम टाइप का, मीडियम ही है। तो देखो एग्जाम में क्या करते हो आप, जो क्लास में रट के जाते हो वो एग्जाम में कुछ और पूछ लेते हैं। वो मेसर्स XYZ इज प्लानिंग टू इशू अ डिबेंचर सीरीज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो फेस वैल्यू तो समझ में आ गया, टर्म्स टू मैच्योरिटी भी समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे जो कूपन रेट है
पिछले बार कूपन रेट कांस्टेंट था 12%, इस बार पहले 4 साल कूपन रेट 9% होगा। तो आपको क्या करना, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाते जानी है कि पहले 4 साल मुझे 9% ऑफ 100 मिलेगा, यानी कितना हुआ 9। फिर अगले 4 साल यानी 5 से लेकर 8 10 मिलेगा, या कंपनी 10 देगी, और 9th एंड 10th ईयर में कंपनी 14% इंटरेस्ट पे करेगी। तो फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो ये आपका कूपन पेमेंट हो गया। उसके बाद लिखा है करंट मार्केट रेट ऑन सिमिलर डिबेंचर इज 15% पर एनम। जो मार्केट में दूसरी कंपनीज हैं उन्होंने भी डिबेंचर इशू कर रखा है, तो वो कितना इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, 15% दूसरी कंपनी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन ये जो कंपनी है XYZ, दिस कंपनी प्रपोजेस टू प्राइस द इशू in such a manner that it can yield 16% compounded rate of interest to the investor। ये कंपनी चाहती है कि मेरे इन्वेस्टर को 16% रेट ऑफ रिटर्न मिले। दूसरी 15 दे रही है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे इन्वेस्टर को 16% रिटर्न मिले। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे, ये जो प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे किस रेट से निकालेंगे, 15% से निकालेंगे या 16% से निकालेंगे? कंपनी चाहती है कि इन्वेस्टर को 16% रिटर्न मिले, तो 16% का हम डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे। 16% से डिस्काउंट करके जो अमाउंट आएगा, देन ओनली द इन्वेस्टर विल अर्न 16% रेट ऑफ रिटर्न। और एक चीज़ उन्होंने क्या किया है, कंपनी ऑल्सो प्रपोजेस टू रिडीम द डिबेंचर एट 5% प्रीमियम ऑन मेच्योरिटी। तो इस बार रिडम्पशन ऑन मैच्योरिटी इज एट प्रीमियम। तो ईयर 10 में आपको एक और कैश फ्लो लिखना होगा, क्या, रिडम्पशन। कितने का रिडम्पशन वैल्यू होगा, 100 रुपया तो फेस वैल्यू है और 5% प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी है, तो कंपनी रिडम्पशन वैल्यू कितना देगी, 105। ये मेरा कैश फ्लो का कॉलम बन गया, ये मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर 16% बन गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, 16% से डिस्काउंट करके टोटल करना है। दिस विल बी द इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर। इशू प्राइस मतलब कंपनी किस रेट पे डिबेंचर इशू करेगी जिससे इन्वेस्टर को 16% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर आप भी 15% ही देंगे तो इन्वेस्टर सोचेगा दूसरी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको वहां से यहाँ की ओर खींचना है। तो क्या करते हैं, ग्राहक को अपनी ओर खींचना है, तो क्या करना है, हाँ, उसको ज़्यादा आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। तो बाकी लोग अगर 15 दे रहे हैं तो मैं उसको 16% रिटर्न जनरेट करके देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको बॉन्ड की प्राइसिंग इस ढंग से डिसाइड करनी है कि वो इन्वेस्टर को 16% रिटर्न जनरेट करके देगा। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर सिर्फ 5 लाइन का है। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इतना ही आंसर है, उसके बदले में मिलेंगे केवल ओनली मात्र 8 मार्क्स। सॉल्व करो। कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, ईयर कैश फ्लो, PV फैक्टर एट 16%, प्रेजेंट वैल्यू। हो सके तो एक एक लाइन छोड़कर लिखना, ठीक है। अब लिख दिया तो कोई बात नहीं, अगली बार से एक एक लाइन छोड़कर ईयर लिखना है। कभी कभी हमें ना नीचे ब्रैकेट में कुछ कैलकुलेशन दिखाने पड़ते हैं या कुछ आपको अपने लिए नोट लिखना पड़ेगा, तो आप लिखते जाओ, बाद में कुछ याद नहीं रहेगा। तो 1 से 4 का कैश फ्लो होगा सिर्फ कूपन 9 रुपये, 5 से 8 10 रुपये, 9 से 10 14 रुपये, और आखिरी साल में 105 रुपये। अब देखो नीचे मैंने कैसे ब्रैकेट में लिखा है 100 + 5, ताकि आपको ध्यान में रहे कि 5 रुपया प्रीमियम भी है। ओके, तो अगली बार से ध्यान रखना, एक एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। कुछ कैलकुलेशन लिखना हो तो नीचे लिखना, कुछ नोट लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब पीवी फैक्टर आपको लिखने आता है, कैसे निकालते हैं? अभी मैंने आपको 1 से 4 का बताया है।
1 डिवाइड बाई 1.16 4 बार इक्वल टू GT 2.7982। 5 से 8 कैसे करोगे? 1 डिवाइड बाई 1.16, अब 1 से 4 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 8 बार प्रेस करो पहले, माइनस जो GT प्रेस करो, फिर जो पिछला 4 है वो तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, उसको माइनस कर दो, 2.7982 माइनस कर दो, कितना आया? 1.5454 आ रहा है। चाहिए तो वापस ट्राई करो एक बार फिर से। 9 से 10 कैसे निकालना? पहले 1 से 10 का टोटल निकाल लो। 1 डिवाइड बाई 1.16 10 बार इक्वल टू, फिर GT 10 बार इक्वल टू GT किया। अब ऊपर के दोनों नंबर माइनस कर दो, ऊपर के दोनों फैक्टर माइनस कर दो, कितना आया? आप बताएंगे तो ही मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। 1.5454 तो पहले वाले का है। 9 से 10 का भी बताना। 9 से 10 0.4896 आया ना? मैं आपको कैलकुलेटर पे इतने सारे ट्रिक्स सिखाऊंगा कि आपका एग्जाम में कम से कम 10 मिनट तो बच जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी घर पे भी। और 10वें साल का फैक्टर तो आपको पता ही है, 1 डिवाइड बाई 1.16 10 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, और जो 10वीं बार में जो फैक्टर कैलकुलेटर पे दिखेगा 0.2267 वो लिखना है। इसमें आप गलती नहीं कर सकते हो, इसमें गलती करेंगे तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो। अब रुको, मैं आपको ऐड करना भी सिखाता हूं। अब आपको पता है कि मुझे लास्ट कॉलम का टोटल करना है, तो क्या करेंगे? पहले कैलकुलेटर पे ऑल क्लियर वाला बटन प्रेस कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू मेमोरी प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई करो 9 इंटू दिस नंबर इक्वल टू मेमोरी प्लस, और ये अमाउंट यहाँ पे एक बार लिख दो 25.18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इक्वल टू मेमोरी प्लस 15.45। मेमोरी प्लस किया, एक ही बार करना, 2 बार करोगे तो 2 बार जुड़ जाएगा वो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू मेमोरी प्लस करना है 6.85। एक बार और 105 इंटू दिस नंबर इक्वल टू मेमोरी प्लस 23.80। मेमोरी प्लस किया, अब मेमोरी रिकॉल प्रेस कर दो 71.28 या 29 आ रहा होगा। तो आपका क्या हो गया? जब आपको कोई भी 2 कॉलम को मल्टीप्लाई करके बाद में उसका टोटल लेना है, तो आप मेमोरी प्लस फंक्शन यूज करेंगे। तो आपको बार बार वो जो नंबर टाइप करने का जो टाइम जाता है वो बच जाएगा। ये 4 लाइन थी, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 10 साल का भी हो, जो इसके बाद आएगा थोड़ी देर बाद। किसी क्वेश्चन में 12 साल 15 साल का भी है, तो मेमोरी प्लस यूज करने से मेरा बहुत सारा समय बच जाएगा। ये आपका हो गया इशू प्राइस। कंपनी अगर इस अमाउंट पे बॉन्ड इशू करती है तो इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिलेगा? 16। जो डिस्काउंट रेट है वही उसको उतना रिटर्न मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में मैं एक ट्विस्ट करना चाहता हूं, कर दें? अगर आपसे पूछे एग्जाम इंस्टीट्यूट, मान लो आप तो ये रट कर चले गए, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट इज विलिंग टू पे। तो इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि जो दूसरी कंपनी है वो तो 15% दे रही है, ये भी सिमिलर कंपनी है, तो मुझे कम से कम इस कंपनी से भी 15% रिटर्न मिलना चाहिए। तो अब वो डिस्काउंटेड इन्वेस्टर क्या यूज करेगा? 15, बिकॉज बाकी से भी 15 मिल रहा है, तो यहाँ भी 15 मुझे कम से कम चाहिए, तो मिनिमम वो 15% के हिसाब से डिस्काउंट करके आंसर निकालेगा। तो अगर क्वेश्चन दिया इशू प्राइस, मतलब कंपनी क्या रेट पे इशू करेगी, कंपनी 16 लेगी, बिकॉज कंपनी को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट देना है, उसको इन्वेस्टर को अपनी ओर खींचना है। इन्वेस्टर क्या सोचेगा, जितना दूसरी दे रही है कम से कम उतना तो मुझे मिलना चाहिए, तो वो 15% डिस्काउंट रेट यूज़ करेगा।
तो एक नोट लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने कहानी में ट्विस्ट किया है, कल को तुम्हारी एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया, सेम क्वेश्चन बट विद अ ट्विस्ट, तो आपका आंसर बदलेगा, रट के नहीं जाना है। लिखो नोट, इफ द क्वेश्चन इज अबाउट the price, if the question is about the price that the investor is willing to pay, then use the discount rate, then use 15% discount rate, then use 15% discount rate and solve accordingly, and solve accordingly, and solve accordingly. तो मैं वापस इस टेबल को ड्रॉ करूंगा और 15% डिस्काउंट रेट यूज करूंगा। आपका आंसर बढ़ेगा या घटेगा? डिस्काउंट रेट अगर मैं कम करता हूं तो क्या होगा? आराम से सोचना। अभी मैंने 4 नोट लिखवाए थे, हाइयर द डिस्काउंट रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट रेट क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा, यानी आपका ये जो आंसर आएगा पिछले आंसर से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 1 2 3 5 रुपये जो भी आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा सॉल्व करना, वापस अपने से सॉल्व करना, इस बार अपने से पूरा कोशिश करेंगे लास्ट तक। स्पेस छोड़ छोड़ कर लिखना है, लाइन छोड़ छोड़ कर लिखनी है, सारे कैलकुलेशन दिखाने हैं। शॉर्टकट यूज नहीं करना है, कोई कितना भी बोले आपको, शॉर्टकट यूज नहीं करना है। हो गया? कैश फ्लो तो वही लिखना है, सिर्फ ये फैक्टर बदलेगा। चेक करना फैक्टर को, जरा एक बार स्क्रीन से फैक्टर चेक कर लो। एक बार स्क्रीन से जरा फैक्टर चेक कर लो पहले, और उसके बाद एक बार टोटल चेक कर लो। चेक करना है अपने से, डाउट हो तो पूछना है। सही है? कितना आया? 75.41 आया। ठीक है, टोटल करो, मेमोरी प्लस यूज करो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सबने कर लिया? टोटल करना, टोटल करना, आराम से करो, शांत मन से, गलती नहीं कर सकते हैं। आया क्या? अभी धीरे धीरे समझ में आने लग गया है। बस यही है, यही मोह माया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करके रखो, होमवर्क करना है, फोटो खींच के रख लो क्वेश्चन का। आंसर वहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपको आंसर पहले नहीं देखना, आंसर करने के बाद चेक करना है। और अगर मान लो बहुत डिफरेंट आ रहा है तो कल मुझे बताना है, तो मैं आपको ठीक करवा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है आपका आंसर सही आ जाएगा। ट्राई करना। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा सेमी एनुअल बॉन्ड का। तो सेमी एनुअल बॉन्ड में हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे अपने कैलकुलेशंस में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आना, फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ₹100 पार वैल्यू बॉन्ड बियर्स अ कूपन रेट ऑफ 14%। कूपन रेट 14% जो है ये पर एनम है। पर एनम भले नहीं लिखा रहे, लेकिन हमेशा जो भी रेट दिया रहेगा वो पर एनम उसको इंटरप्रेट करना होता है। एंड मैच्योर्स आफ्टर 5 ईयर्स। मेच्योरिटी 5 ईयर है, रिडम्पशन 100 रुपीज़ पे है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली। सेमी एनुअल मतलब क्या होगा, अब साल में 2 बार इंटरेस्ट पे होगा। तो ये 5 साल का बॉन्ड है, लेकिन इंटरेस्ट कितनी बार पे होगा, 10 बार। तो इंटरेस्ट हर 6 महीने के बाद पे हो रहा है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो क्या कंपनी आपको यहाँ पर 14 रुपये देगी या 7 रुपये देगी? 14 देगी या 7 देगी? 7 रुपये, क्योंकि 6 महीने में दे रहे हैं ना। तो कंपनी आपको 7 रुपीज़ करके 10 बार पे करेगी, और बाद में 100 रुपये आपका रिडम्पशन वैल्यू भी मिलेगा आपको। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। इफ़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%। तो एक तो आपने समझ लिया कि नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स हम 10 लेंगे। कूपन रेट को मैं 7% कर दूंगा, क्योंकि हर 6 महीने बाद पे करना है। तीसरी चीज़ आप बताएंगे कि अगर हम 6 महीने का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो डिस्काउंट रेट अगर एनुअल 16% है तो 6 मंथ्स के लिए कितना होगा, क्योंकि अब मेरा डिस्काउंट रेट जो है वो 16% पर एनम दिया हुआ है। तो कितना करेंगे उसको कर देंगे 8, उसको हम 8% से भी डिस्काउंट करेंगे। अगर मेरा 12 मंथ्स का रिक्वायर्ड रिटर्न 16 है, तो 6 महीने का रिक्वायर्ड रिटर्न कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सेमी एनुअल बॉन्ड में आपको 3 चेंजेस करने हैं। सेमी एनुअल बॉन्ड में 3 चीज़ करने हैं। एक तो आपको नंबर ऑफ जो ईयर्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको लिखवाऊंगा। दूसरा, आपको कूपन रेट को 2 से डिवाइड करना है। और तीसरा, आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को 2 से डिवाइड करना है, और फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह उसको सॉल्व करना है। तो पहले आपकी नोटबुक पे एक नोट लिखेंगे। पहले आपको नोटबुक में नोट लिखेंगे, डिवाइड व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली। हेडिंग क्या लिखना है, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली। व्हेन इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली, डिवाइड, 3 पॉइंट लिखा है मैंने, डिवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट और कूपन रेट। डिवाइड कूपन रेट लिखो, डिवाइड कूपन रेट बाई 2, डिवाइड कूपन रेट बाई 2, डिवाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाई 2, डिवाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाई 2। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हम अज्यूम करेंगे इज 8% फॉर 6 मंथ्स, एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स बाई 2, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स बाई 2। अब मान लो आपके क्वेश्चन में आज तक ऐसा आया तो नहीं है, क्वार्टरली दे दिया, क्वार्टरली कूपन पेमेंट, तो क्या क्या करेंगे, 4 4 4, कूपन रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, रिक्वायर्ड रिटर्न को 4 से डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ ईयर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वार्टरली आया तो, यूजुअली आता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली क्वार्टरली कूपन पेमेंट जो है वो मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लोग को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी, कोई कंपनी क्वार्टरली भी ला सकती है। ऐसा कोई रूल तो है नहीं इंडिया में कि आप क्वार्टरली पेमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए आंसर के लिए फॉर्मेट बना लेंगे। हेडिंग लिखना, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, पीरियड। अभी ईयर लिखने से कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैंने लिख दिया पीरियड, यानी 10 हाफ ईयर पीरियड। ब्रैकेट में लिखना है 1 पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ्स।
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग 1 पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ्स, 1 पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ्स। तो कितने पीरियड हो जाएंगे अभी? 10 हाफ ईयर्स। तो फिर सर यहाँ पर आपने 10 क्यों लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा? वो भी आपका 10th हाफ ईयर के बाद मिलेगा आपको। यानी आपको क्या इमेजिन करना है कि मैं एक ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ पर एक साल में 6 महीने होते हैं। तो अगर धरती पे 5 साल होते हैं तो वहाँ पर 10 साल होंगे। इज इट राइट? तो जितने भी नंबर्स हैं सब पे सेम इम्पैक्ट देना है। तो इवन जो रिडम्पशन है वो 10th हाफ ईयर के बाद होगा। इज इट राइट? क्योंकि हमने डिस्काउंट रेट भी यहां पर हाफ ईयर कर रखा है। तो चलिए सॉल्व करेंगे। पहले आप मुझे बताना कि 1 से 10 आपको कूपन कितना मिलेगा, 14 या 7? 7। और उसके बाद आपका जो रिडम्पशन वैल्यू है उसको हाफ या डबल नहीं करना है। 100 रुपये का रिडम्पशन वैल्यू 100 ही रहने वाला है। इज इट राइट? फैक्टर निकाल लीजिए, 1 डिवाइड बाई 1.08। 10 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे और बाद में जीटी प्रेस करेंगे, बाद में जीटी प्रेस करेंगे। कितना आया फैक्टर, जल्दी बताएंगे? 6.71। और सिर्फ 10th ईयर का फैक्टर कितना आ रहा है? 0.4632 आ रहा है, 0.4632। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मेमोरी प्लस यूज करके जरा दिखाओ। 7 इंटू 6.71 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 100 इंटू 0.4632 इक्वल टू मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल 93.29। यहाँ पर भी आपने वही मैजिक देखा कि अगर आपका डिस्काउंट रेट 8%, कूपन रेट 7% से ज़्यादा है तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से कम आएगी। हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है? पहले तो हमने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद हमने एनुअल कूपन बॉन्ड की वैल्यू कैसे करते हैं वो देख लिया, उसके बाद हमने सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड की वैल्यू कैसे करते हैं वो देख लिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम परपेचुअल बॉन्ड, सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड, उसकी वैल्यू कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके अलावा अभी नेक्स्ट लेक्चर में हमें अगर कोई बॉन्ड की वैल्यू हमें बीच में करनी है, किसी भी दिन करनी है, तो उसमें भी एक एडजस्टमेंट होता है। अगर बॉन्ड की वैल्यू आपको मान लो 15 जुलाई को करनी है या 21 जुलाई को करनी है या कोई भी दिन करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी वैल्यूएशन में थोड़ा एडजस्टमेंट तो होगा ना। तो वो भी हम कल सीखेंगे। तो कल का लेक्चर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में सिर्फ एक क्वेश्चन टिक करना इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 को टिक करना इंपॉर्टेंट और होमवर्क में उसको करना है। नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।